नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसे लेकर एक तरफ तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी थी, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर खाने जो भी कलह था वो खुलकर सामने आ गया था और बीजेपी को लगातार उसके बाद झटका ही झटका लग रहा है। आपको यह भी बता दें कि जिस समय पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उस समय ही पार्टी के कई मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायक समेत कई नेताओं में मिला के आप कह सकते हैं कि 50 से अधिक नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से पार्टी पूरी तरह से कमज़ोर होते नज़र आ रही थी। उसके बाद अगर आप बात करें पार्टी की ओर से कार्रवाई की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, आपको याद होगा, राजीव चौटाला जो कि वहाँ पर मंत्री थे, राज्य में मंत्री थे, उनके खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की है, समेत 8 नेताओं के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी है। लेकिन इस बीच जो कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि मतदान से पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और जिनका हरियाणा में बहुत ही अधिक पकड़ है, अति पिछड़ा में, अशोक तंवर, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो हरियाणा में चुनाव की जो कमेटी होती है उसकी सदस्य भी थे भारतीय जनता पार्टी के। और देखिए, इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोपहर में जिंद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसके कुछ घंटे बाद ही राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। वो लगातार रैली, राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। जितना भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, उतना ज़्यादा राहुल गांधी हरियाणा में एक्टिव आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में जो है चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान जो है वो अशोक तंवर वहाँ पहुँचे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद से यह हल्ला हो गया कि अशोक तंवर अब कांग्रेस में एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं। उसके ही कुछ घंटे बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा झटका दिया है कि बीजेपी को बीच मझधार में छोड़कर उन्होंने फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शॉकिंग खबर है और पार्टी को लगातार झटके तो एक लग ही रही थी। पार्टी अभी पुराने झटके से उबर नहीं पा रही थी। इस बीच इतना बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ हरियाणा का जो चुनाव की तैयारियां जब से शुरू हुई है पार्टी की, तब से भारतीय जनता पार्टी में पहले से उथल पुथल नज़र आ रही है। तो पार्टी पहले से कमज़ोर थी, लेकिन अशोक तंवर एक बड़े नेता माने जाते हैं हरियाणा में पिछड़ों की। तो इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अशोक तंवर की अगर बात करें तो अशोक तंवर 1993 से राजनीति में सक्रिय हुए थे। उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहे हैं और राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने एक एज ए यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का उन्हें बनाया गया था। तो राहुल गांधी के साथ उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला था, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें 2014 में जो है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद वो अच्छा काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए। 19 में जो है उन्होंने पार्टी में, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे, तो आपको बता दें कि अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शुरुआती दौर से नहीं बनता है। बताया ये भी जाता है कि उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई थी वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से ही गई थी। लेकिन 19 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय भी पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर उनकी नहीं चली थी, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद वो उन्होंने लगातार
कई पार्टियों में जा जा के उन्होंने अपना जो है राजनीति का को बढ़ावा दिया है, अपनी राजनीति की है। 5 साल में वो कई पार्टी घूम के चले आए हैं। 19 के बाद वो जो है उन्होंने 21 में अपनी पार्टी बना ली, जिनका नाम अपना भारत मोर्चा रखा था। 6 महीने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात करी और टीएमसी का दामन थाम लिया। उसके 6 महीने के बाद उन्होंने 2022 में आपका दामन थाम लिया। आपका दामन थामने के बाद उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस ने उन्हें जो है एक बार टिकट दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस। अशोक तंवर की अगर बात करें तो अशोक तंवर 1993 से राजनीति में सक्रिय हुए थे। उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने एक एज ए यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का उन्हें बनाया गया था। तो राहुल गांधी के साथ उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला था, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें 2014 में जो है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद वो अच्छा काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए। 19 में जो है उन्होंने पार्टी में, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे, तो आपको बता दें कि अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शुरुआती दौर से नहीं बनता है। बताया ये भी जाता है कि उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई थी वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से ही गई थी। लेकिन 19 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय भी पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर उनकी नहीं चली थी, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद वो उन्होंने लगातार कई पार्टियों में जा जा के उन्होंने अपना जो है राजनीति को बढ़ावा दिया है, अपनी राजनीति की है। 5 साल में वो कई पार्टी घूम के चले आए हैं। 19 के बाद वो जो है उन्होंने 21 में अपनी पार्टी बना ली, जिनका नाम अपना भारत मोर्चा रखा था। 6 महीने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात करी और टीएमसी का दामन थाम लिया। उसके 6 महीने के बाद उन्होंने 2022 में आपका दामन थाम लिया। आपका दामन थामने के बाद उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस ने उन्हें जो है एक बार टिकट दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सिरसा से टिकट दिया था। सिरसा से आपको याद ही होगा, कुमारी शैलजा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ती हैं, वो जीत के आई हैं। तो सिरसा से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो कुमारी शैलजा से हार गए थे। उसके बाद अब ये 2024 में एक बार फिर से वो कांग्रेस में वापस चले आए। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस को बीजेपी को झटका लगा है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस को भी झटका लगा था, क्योंकि आपको याद होगा कि कुमारी शैलजा का भी भूपेंद्र हुड्डा से बनती नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा से नाराज़गी के कारण और जो है वो कुमारी शैलजा ने भी कोप भवन में चली गई थी। वो चुनाव प्रचार से, कांग्रेस के चुनाव प्रचार से अपना हाथ वापस खींच ली थी, क्योंकि उन्होंने जो है खुद विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है वो इच्छा जाहिर करी थी, लेकिन उन्हें आला कमान ने टिकट नहीं दिया था। उसके बाद उनकी टिकट बंटवारे में भी नहीं चली थी, उसमें भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोषी बनाया था। तो उनकी भी नहीं चली थी, जिसके बाद से वो पार्टी से नाराज़ चल रही थी। हालांकि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी को ज़रूर जो है वो तोहफ़ा दिया था। उस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो पार्टी से नाराज़ नहीं है, वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के साथ नरवाना से चुनाव प्रचार की शुरुआत करी थी। तो कुमारी शैलजा की नाराज़गी के बाद से राहुल गांधी की जितनी भी चुनावी रैली थी वो टाल दिया गया था। लेकिन कुमारी शैलजा जब से उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है, उसके बाद से राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो कांग्रेस की हालात अभी हरियाणा में कह सकते हैं कि सुधर गई है, लेकिन बीजेपी के हालात एक तरफ से बदतर ही होते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। तो एकदम निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का राह जो होगा है वो बेहद मुश्किल है।
क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी वहाँ पर उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आए जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव नज़र आ रहे थे। तो अब तो वक्त ख़त्म हो गए हैं। कल यानी 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग डाली जाएगी। अब और 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएंगे, विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी तीनों चरण का मतदान खत्म हो गया है। दोनों राज्यों के जो रिज़ल्ट हैं वो 8 अक्टूबर को ही घोषित होंगे। तो अब 8 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि कौन अर्श पर रहेगा और कौन फर्श पर रहेगा, किसे फ़ायदा हुआ और किसे नुकसान हुआ। तो अब कल वोटिंग होगी। आप सभी से, वोटरों से नम्र निवेदन है कि अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करें और लोगों से भी वोट करने की अपील ज़रूर करें। ई न्यूज़वा भी आप सभी से, आप सभी वोटरों से अपने हक का उपयोग करने का जो है वो अनुरोध करती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।